नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं अदिति शर्मा गांव किसान की एक नई कड़ी में आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हमारे तीनों सेगमेंट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। खेती किसानी, हमारा पशुधन और कामयाब किसान की दास्तान। तो फिर आइए बिना समय को गवाते हुए आज के अंक की शुरुआत करते हैं। धान को हमारे देश की प्रमुख फसलों में माना जाता है और इस समय बता दें इसकी रोपाई के लिए बिल्कुल सही समय चल रहा है। तो रोपाई करते समय किस तरह की सावधानियां आपको बरतनी है जिससे अच्छी पौध तैयार हो सके, आइए आपको बताते हैं हमारे सेगमेंट खेती किसानी में। धान भारत समेत कई एशियाई देशों की मुख्य खाद्य फसल है। दुनिया में मक्का के बाद धान की फसल ही ली जाती है। खरीफ सीजन की मुख्य फसल धान लगभग पूरे भारत में लगाई जाती है। देश में प्रमुख धान उत्पादक राज्यों में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, ओडिशा, बिहार और छत्तीसगढ़ हैं। भरपूर उत्पादन लेने के लिए स्थान विशेष के हिसाब से धान की उन्नत किस्मों का चुनाव करना चाहिए। जैसे असिंचित क्षेत्र के लिए किस्में नरेंद्र 118, नरेंद्र 97, साकेत 4, बरानी दीप, शुष्क सम्राट, नरेंद्र लाल मनी। सिंचित क्षेत्रों के लिए किस्में पूसा 169, नरेंद्र 80, पंत धान 12, मालवीय धान 3022, नरेंद्र धान 2065। मध्यम पकने वाली किस्में पंत धान 10, पंत धान 4, सरजू 52, नरेंद्र 359, नरेंद्र 2064, नरेंद्र धान 2064, पूसा 44, पीएनआर 381 प्रमुख हैं। ये समय धान की बुआई के हिसाब से बेहद महत्वपूर्ण है। सही समय पर की गई बुआई से फसल उत्पादन बेहतर मिलता है। धान की खेती करने के लिए सबसे पहले इसकी नर्सरी तैयार की जाती है। नर्सरी के लिए ऐसे स्थान का चुनाव करना चाहिए जहां सिंचाई के लिए पानी की बेहतर व्यवस्था हो। इसके लिए पानी रोकने की क्षमता रखने वाली चिकनी या मटियार मिट्टी उपयुक्त होती है। किसान मई जून माह में पहली बारिश के बाद नर्सरी के लिए चुने हुए खेत में पाटा चलाकर जमीन को समतल कर लें। साथ ही पौध तैयार करने के लिए खेत में 2 से 3 सेंटीमीटर पानी भरकर 2-3 बार जुताई करें ताकि मिट्टी लेह युक्त हो जाए और खरपतवार नष्ट हो जाए। इसके बाद आखिरी जुताई के बाद पाटा लगाकर खेत को समतल कर लें ताकि खेत में अच्छी तरह लेह बन जाए, जो कि पौध की रोपाई के लिए उखाड़ने में मदद मिले, साथ ही जड़ों का नुकसान कम हो। ये तो बात हुई खेत तैयार करने की। अब बात करते हैं नर्सरी की। पौध तैयार करने के लिए 1.25 मीटर चौड़ी और 8 मीटर लंबी क्यारियां बना लें। साथ ही प्रति क्यारी में 225 ग्राम यूरिया, 500 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट और 50 ग्राम जिंक सल्फेट मिलाएं। इसके बाद बुआई करें। बुआई के पहले बीजोपचार जरूरी है। नर्सरी की पौध जितनी स्वस्थ होगी उतनी अच्छी उपज मिलेगी। करीब 20 से 25 दिन में पौध तैयार हो जाती है और जरूरत के हिसाब से निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पौध तैयार होने के बाद खेतों में रोपाई करनी चाहिए। रोपाई करते समय इस बात का ध्यान रखें कि एक जगह पर 1 से 2 पौधे ही रोपें। किसान चाहे तो दूरी निर्धारित करने के लिए पैडी मार्कर का भी उपयोग कर सकते हैं, जो पौधे से पौधे के लिए और कतार से कतार के लिए 25 सेंटीमीटर के अंतर पर निशान बनाता है। इससे पौधों को पर्याप्त स्थान मिल जाता है, साथ ही पैदावार भी बढ़िया होती है। ये था सेगमेंट खेती किसानी। इसी के साथ बता दें कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम गांव किसान। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर, नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर। फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना। हुआ सुरक्षित कल, सुरक्षित फसल निश्चित किसान। फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं,
क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान, फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। अब कार्यक्रम में वक्त है हमारा पशुधन सेगमेंट का, जिसमें आज बात होगी गिर गाय पालन की। गिर गाय पालन किस तरह से किया जा सकता है और कैसे ये हमारे किसानों की आमदनी को बढ़ा सकता है, आइए आपको बताते हैं। गौ आधारित खेती का हमारे देश में लंबा इतिहास रहा है। हमारी इस पुरानी पद्धति से खेत भी स्वस्थ बने हुए थे और हम भी, लेकिन रासायनिक उर्वरक के प्रयोग ने इन दोनों ही स्थितियों पर गहरा प्रभाव छोड़ा है। हालांकि एक बार फिर किसान वापस प्राकृतिक खेती की तरफ रुख कर रहे हैं और गाय पालन को बढ़ावा दे रहे हैं। गुजरात के रमेश भाई भी कुछ ऐसे ही हैं, जो इस समय करीब 150 गायों का पालन कर रहे हैं। वो अपने सफर में कई किसानों को शामिल कर उनकी आर्थिक स्थिति बदलने की भी कोशिश कर रहे हैं। अब तक कैसा रहा उनका ये सफर और आगे क्या है उनकी रणनीति, ये जानने की कोशिश की हमारी संवाददाता सुनैना सरकार ने। किसान भाइयों बहनों, आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने गौ पालन करके भारत में अपना नाम रोशन किया है। जी हाँ, वो गौ पालन करके नए नए उत्पाद तैयार करते हैं और इनके ये उत्पाद भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बहुत पसंद किए जाते हैं। उनका नाम है रमेश भाई वीरपालिया। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम। धन्यवाद। जय गौ माता। सर, आपको गौ पालन करने का ख्याल कब आया और आपने इसकी शुरुआत कहाँ से की? गोपालन करने का ख्याल तो नहीं कह सकते, गोपालन हमारे परंपरागत बाप दादाओं का काम है। और बीच में एक ऐसा माहौल चला था घर से बिजनेस के लिए, वो हीरा डायमंड का और लोहे का इंफ्रास्ट्रक्चर का सारा काम पिताजी की इच्छा थी कि आप करो बाहर गांव से रह के और बड़े पैसा ला के आओ, बड़े पैसे कमाओ। ऐसा उसमें सब अलग अलग जगह पे ट्रायल किया, लेकिन किसी भी जगह पे बिना पैसे से काम होता नहीं और सफलता मिली नहीं जी। फिर जो कर्जा हो गया उल्टा, तो जो घर की ज़मीन थी, मकान था, गहना था, वो सब बेच के हम लोग सड़क पे आ गए थे। अच्छा। तो उसके बाद गोपालन के सिवा कोई आधार ही नहीं था हमारा। तो जब आपने इसकी शुरुआत की होगी तो आपको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा? बहुत कठिनाई थी, तभी तो हमने गोपालन चालू किया था, क्योंकि हमारे पास कोई रोज़गार का ऑप्शन था ही नहीं और हमारे पास कोई पैसा भी नहीं था। तो हमने एक जैन परिवार का खेत रेंट पे रखा था जी। उसमें बायो फर्टिलाइज़र और केमिकल लेने के पैसे नहीं थे, तो हम लोग जो है गाय का गोबर और बैल का गोबर और गौमूत्र उसका उपयोग करते थे खेत में, और उसके उपयोग के माध्यम से अच्छी पैदावार आने लगी, बहुत अच्छी पैदावार आती रही। परंतु जो सामाजिक व्यवस्था है समाज की, गांव की, वहाँ सबके मन में ऐसा ही है कि गोपालन से कभी कुछ होता नहीं, गोपालन बर्बादी का धंधा है। ऐसे पूरे समाज में इस बात को फैला दिए गए एक षड्यंत्र के तहत। जो जनमानस में, किसानी जनमानस में, ये तो मेरे साले परिवार जो है वो भी मेरे विरोधी थे, मेरे बहनों परिवार वो भी मेरे विरोधी थे, मेरे मामा परिवार वो भी मेरे विरोधी थे। सब यही कह रहे थे, जितने रिलेशन वाले आते थे वो ये कह रहे थे कि ये गोपालन फोपालन से कुछ नहीं बनता और आप फंस जाओगे, डूब जाओगे पैसे से। परंतु हम ऑलरेडी डूबे हुए थे, तो डूबे हुए को डूब के का डर नहीं होता, इसीलिए हमने तो पकड़ के रखा और उसमें सफलता प्लस 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 प्लस। उसमें भी नरेंद्र भाई मोदी की मन की बात सुन ली तो फिर और मजबूत हो गए हम, क्योंकि हम जब किसान गरीब थे, मतलब मजदूर परिवार से थे, जो फेंकी हुई रोटियां चुन के लाते थे उससे हम खरीदते 50 रुपये में, उसको खा के रोड की पानी बहने की नाली खाली होती है उसमें सो जाते। ऐसी परिस्थिति थी, तो बाकी का डर तो था ही नहीं ज़िंदगी में, डर सारे चले गए थे। तो उस समय जो है कोई बात करने वाला नहीं था, तो मैं एक रेडियो रखता था, 600 रुपया वाला रेडियो। रोज़ 7 बजे का जो रेडियो आता समाचार, और 6 से 7 में रेडियो सुन लेता था। तो उसमें नरेंद्र भाई जो की मन की बात आई, उसने बताया कि गाँवों में बहुत बड़े रोजगार है, गाँवों में बहुत बड़ी संभावनाएं रहती है, गांव से युवा बहुत करोड़पति बन सकता है। ये सब सुना लगभग 7-8 मिनट, तो पता नहीं वो दिमाग में एक कील की तरह बैठ गया। फिर और मजबूत हो गए, गोपालन से बहुत कुछ होगा ऐसी आशा लेके। तो हर साल उत्पादन बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। हालांकि कठिनाई तो आज भी है, क्योंकि मेरे को 2:30 बजे उठना पड़ता है, 3 बजे,
मेरा पूरा परिवार। लेकिन आज बड़ा फायदा क्या है कि महीने का 30-40 लाख का टर्नओवर हो जाने के बाद परिवार में किसी को समस्या नहीं है। सब काम में एकजुट होके हम एक साथ खड़े रहते हैं। मैं, मेरा छोटा भाई, मेरी पत्नी, छोटे भाई की पत्नी, हम सब 2:30 बजे उठ जाते हैं। वो भी एक समस्या ही, आज कौन उठेगा 2:30 बजे बताओ। और जो बिलोने से दही को मंथन करना मटके में, उससे मक्खन निकालना, छाछ निकालना, छाछ को पैकिंग करना, वो पैकिंग गांव में लेके जाना, तो देखो समस्या कहाँ नहीं है जी। परंतु इस विषय में थोड़ी ज़्यादा समस्या इसलिए है कि अभी क्या है, अंग्रेजी मैकोलो पद्धति ने पूरे जनमानस में भर दिया है कि गोपालन खेती वो हल्की कक्षा का काम है। एक्चुअली सर्वोत्तम काम वही है, गोपालन और खेती। क्योंकि दुनिया कितनी भी डिजिटल बन जाए, 2G, 4G, 5G, 10G, परंतु खाने का वेजिटेबल, फ्रूट, ग्रोसरी ये सब कहाँ पैदा होगा? खेत के सिवा हो ही नहीं सकता। अब उसी प्रकार से आप देखें, पंचगव्य दूध, दही, घी, छाछ जो हेल्थ रिलेटिव आरोग्यवर्धक है वो कहाँ पैदा होगा? गाय के थन में ही होगा, उसके सिवा कुछ हो ही नहीं सकता। आज जहां रमेश भाई है, वहां तक का सफर तय करने में उन्हें करीब 30 साल लग गए। इस दौरान सरकार की योजनाओं ने उन्हें कितना संबल दिया, आइए जानते हैं। उस समय एक योजना चल रही थी गौसेवा एंड गौसेवा आयोग की। जो किसान 10 गाय रखेगा उस किसान को 10 लाख रुपया मिलेगा। सरकार की ओर से शेड बनाना, गाय खरीदना और उसका मैनेजमेंट। तो वो योजना का हमने लाभ लिया। उस समय नरेंद्र भाई मोदी बहुत गाय के प्रति और किसानों के प्रति उस समय बहुत प्रतिबद्ध थे। वैसे तो आज भी है बड़ा प्रधान होने के बाद भी, लेकिन उस समय उसको देखना कम एरिया होता था तो आसानी से वो समझ सकते थे और वो चीज़ें उसके सामने जा सकती थी। तो जो वो 10 लाख की योजना मिली, उसके बाद जो हमारा गोपालन इतना मजबूत हो गया कि वो आज आपके सामने खड़ा है। रमेश भाई गाय के दूध, गोबर और गौमूत्र से करीब 180 तरह के उत्पाद बना रहे हैं, लेकिन आज उनके ये उत्पाद लोगों की आसान पहुंच तक है। ये कैसे संभव हुआ और बाजार व्यवस्था को लेकर रमेश जी ने क्या क्या कदम उठाए, आइए जानते हैं। तो सर, आप कितने तरीके के उत्पाद तैयार करते हैं और उनकी मार्केटिंग कैसे करते हैं? हाँ, देखिए, आपका पहला सवाल है कि आप कितने तरह की उत्पाद तैयार करते हैं। तो आज से 12 साल पहले से आज तक हम कभी मार्केट में बेचने गए ही नहीं, मंडी में नहीं बेचा कोई भी सामान। जो भी हमारे खेत में होता है, जैसे हल्दी होती है तो उसको हम पाउडर करके पैकिंग बनाते हैं, उसके सारे लाइसेंस हमने ले लिया। जैसे ही हमारे घर में दूध होता है गाय का, तो उसका हम दही बना के, उसका मंथनी करके मक्खन बना के उसका घी बनाते हैं। इवन हमने वो मंथनी भी बना ली रिसर्च करके, बहुत बढ़िया क्वालिटी की, जो 9 चक्कर आगे घूमती है, 9 चक्कर पीछे घूमती है और उससे मक्खन निर्माण होता है। तो इस प्रकार से ऐसे छोटे मोटे कृषि से वैल्यू एडेड प्रोडक्ट और दूध और गोबर गौमूत्र से वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, वो लगभग हम आज बनाते हैं 170 प्रोडक्ट बनाते हैं। ग्रोसरी एंड फूड की जो पंचगव्य से बनती है, और 100 से अधिक प्रोडक्ट बनाते हैं सिर्फ गोबर की। और गौमूत्र का शरबत अभी बनाने के रिसर्च में है, हम लगभग 1 महीने में उसको भी लॉन्च कर देंगे। गौ सेवा से जुड़े उनके कामों को तब सही आयाम मिला जब उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया, जिससे बाकी पशुपालक उनसे जानकारी लेने लगे। बढ़ती लोकप्रियता और जागरूकता के लिए रमेश भाई अब प्रशिक्षण भी देते हैं। वो अब तक करीब 10,000 लोगों को प्रशिक्षित कर चुके हैं। रमेश भाई का ये सफर आज सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म तक पहुंच चुका है, जिसमें करीब 26 देशों के लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रशिक्षण लेकर अपने खेतों की तकदीर बदल रहे हैं। रमेश भाई मानते हैं कि गौ पालन से हमारा आज ही नहीं बल्कि आने वाला कल भी संवर सकता है। अगर किसी युवा के पास 1 एकड़ जमीन और 1 गाय भी है तो उसे नौकरी खोजने की जरूरत नहीं है। अब कार्यक्रम में वक्त है पशुपालक कैलेंडर पर नजर डालने का। तो क्या कहता है इस माह का पशुपालक कैलेंडर, आइए दिखाते हैं आपको। बारिश के मौसम को देखते हुए पशुशाला में साफ सफाई रखें और पशुओं को बीमारी से बचाने के उपाय करें। इस माह में अतः परजीवी व बाह्य परजीवी के प्रकोप की आशंका रहती है, इसलिए पशु को रोगों से बचाएं। खुरपका मुंहपका यानी FMD
गलघोटू यानी HS, लंगड़ा बुखार, BQ जैसे जरूरी टीके पशु को लगवाएं। इस माह में भैंसों का बयान शुरू हो जाता है, अतः प्रजनन संबंधी सावधानी के साथ नवजात को सुरक्षा दें। पैदा होने के साथ बच्चे के नाल को करीब 1.5 से 2 इंच पर धागे से बांधे व टिंचर व आयोडीन लगाना चाहिए। इस माह में दूध उत्पादन सही बनाए रखने के लिए पशु को खनिज लवण की मात्रा चिकित्सक की सलाह पर दें। इस समय बारिश से उगे हरे चारे को सीधे पशु को ना दें, ये पशु के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ये चारा फसल मक्का की दूसरी फसल लेने का सही समय है। 25 से 30 किलो बीज प्रति एकड़ प्रयोग करें। इस समय पशुपालक संतुलित पशु आहार के लिए मक्का, बाजरा, लोबिया एवं ज्वार की बुआई करें। तो ये था सेगमेंट हमारा पशुधन। इसी के साथ बता दें कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम गांव किसान। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। अब कार्यक्रम में वक्त है हमारे कामयाब किसान से मुलाकात करने का। कैसा रहा है उनका कामयाबी का सफर, कौन कौन सी समस्याएं उनके इस सफर में उनके सामने आई और कैसे उन्होंने समाधान ढूंढा, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी हमारे सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तान में। कृषि शुरू से ही हमारी सभ्यता की समृद्धि का प्रतीक रही है, जिससे धरती का, मानव जीवन का और धरा पर रहने वाले सूक्ष्म जीवों का पोषण होता आया है। लेकिन खेती की कुछ बदलती तकनीकों ने प्राकृतिक खेती को हाशिए पर ला दिया है। एक बार फिर हमें जागरूक होने की जरूरत है। प्राकृतिक खेती के महत्व को समझने की जरूरत है और इसके लिए सबसे पहला कदम है लोगों में जन चेतना लाना। इन प्रयासों में सरकार और किसान अपनी भूमिकाएं बखूबी निभा रहे हैं। ऐसे ही एक किसान है विजेंद्र तंवर, जो पिछले 30 सालों से गौ आधारित खेती कर रहे हैं। वो कहते हैं कि कृषि के दौरान उन्होंने हमेशा अपने खेतों की रासायनिक खाद से रक्षा की है, साथ ही देसी गाय की नस्ल सुधार पर भी विशेष ध्यान दे रहे हैं। गाय पालन का जो कार्य है वो खेती के साथ, वो भी खेती का एक हिस्सा है। हमारे किसान भाई अगर खेती के साथ गाय पालन भी करें तो मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि आमदनी जो उनकी डबल हो जाती है, क्योंकि गाय बढ़ती है। हर साल गाय ब्याती है तो बच्चा होता है, बच्चों में से आगे वंश बढ़ता है, परिवार बढ़ता है, दूध का उत्पादन बढ़ता है, गोबर गोमूत्र बढ़ता है, बहुत सारी चीज़ें बढ़ती हैं। और अगर आपने गाय पालन आप करते हैं भारतीय नस्ल की, तो उसकी जितनी नस्ल सुधार होगी, जितनी प्योरिटी उसमें आएगी, उसकी उतनी कीमत बढ़ती है। मैंने ऐसी गाय भी देखी हैं कि जो 3 लाख रुपए में भी वो किसान उस गाय को बेचने को तैयार नहीं है। कहता भाई प्योर गाय है, मैं इसको नहीं बेचूंगा। तो जो लोग ये कहते हैं कि खेती किसानी फ़ायदे का धंधा नहीं है, वो गलत है, अधूरी जानकारी उनके पास है। इस तरह से हम गाय जब पालते हैं खेती के साथ तो हमारी आमदनी बढ़ती है, दूध भी हमारा बिकता है। दूध के साथ गोमूत्र की भी आजकल हम बाई प्रोडक्ट उसके बनाएं तो उनकी भी अच्छी खासी डिमांड है। गाय के उत्पादन, गो उत्पादन जो पंचगव्य है, जिससे हम गाय के गोमूत्र से, गोबर से, दही से, मक्खन से, उससे भी औषधियाँ बनाते हैं। पंचगव्य की औषधियाँ कहते हैं। और 2 राज्य है जो भारत के, हरियाणा राज्य और पंजाब राज्य है, वहाँ पर जो आयुर्वेद के डॉक्टर हैं वो पंचगव्य की औषधि लिख रहे हैं। आज अपने मरीजों को ये कहते हैं कि पंचगव्य की औषधि भी आप लीजिए, आपको अधिक फायदा होगा। उन औषधियों के अंदर जो भारतीय हमारे हर्ब हैं, जो प्राचीन औषधि हैं, वो भी उनमें मिलाई जाती हैं। और इस तरह से वो R&D पूरा रिसर्च करके और पेटेंट भी लिए हुए हैं कुछ लोगों ने उनके। तो इस तरह से वो आमदनी भी किसान की बढ़ती है। और जो लोग उस उत्पादन को, पंचगव्य की औषधियों का इस्तेमाल करते हैं,
उनको फ़ायदा बहुत होता है। और कोई अगर किसी बीमारी का इलाज एक बार पंचगव्य की औषधियों से हो जाए। उनकी 30 सालों की मेहनत इस रूप में बोलती है कि ग्राहक उनके खेत से ही उपज ले जाते हैं और बाजार में मिलने वाले अनाज और उनके खेत में होने वाले अनाज की तुलना करके सराहना करते हैं। भारतीय गोवंश जो है ये अद्वितीय है। इसका दूध A2 जो मिल्क इसका तैयार होता है उसकी मेडिसिन वैल्यू बहुत ज़्यादा है। और मैंने खास कर ये चीज़ बच्चों पे देखी है, अपने घर में देखी है और कुछ लोगों को दूध दिया है। उन्होंने मुझे आके बताया है किसी बच्चे को गाय का दूध पिलाएं, भैंस का दूध या बाजारी दूध उसको ना पिलाएं तो उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बहुत अधिक रहती है और उसका जो ग्रोथ है, जो बढ़वार जिसे कहते हैं, वो बहुत अच्छी होती है और उसको बीमारी भी कोई नहीं आती। 3 बच्चे परिवार में छोटे हैं, बेटे के बच्चे हैं, पोते हैं, तो मैंने उन पे ये चीज़ नोट करी है कि उनको कभी भी कोई बीमारी नहीं आई। तो ये गौ माता की कृपा है कि गाय का दूध मैंने उनको पिलाया है तो उससे उनका स्वास्थ्य, दिमाग और बाकी सारी चीज़ बहुत अच्छी आई है सामने। विजेंद्र जी बताते हैं कि रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक के अधिक प्रयोग से मिट्टी विषाक्त हो जाती है और उसके अंदर के उपजाऊ जैविक तत्व समाप्त हो जाते हैं। मिट्टी की नमी कम होने लगती है जिससे उसके जैविक अवयवों पर खतरा मंडराने लगता है। इसलिए बेहतर कृषि के लिए किसानों को एक बार फिर अपनी प्राचीन पद्धति को अपनाना होगा जिससे मित्र कीटों को बचाया जा सके। कि मैंने गिर नस्ल के अंदर 30 लीटर दूध देने वाली गाय अभी तक तैयार कर ली है। 15 लीटर एक समय, 15 लीटर एक समय। और गाय अपने बच्चे के लिए दूध अलग से बचा के रखती है। वैसे मैं जितना भी दूध गाय के नीचे होता है तो 1/4 दूध बच्चे को पिलाता हूँ। इसीलिए मेरे बच्चे जो हैं अच्छा बड़े होकर अच्छा उत्पादन देते हैं और उसे ज़्यादा लाभ होता है। लाल सिंधी नस्ल के अंदर मैंने 25 लीटर दूध देने वाली गाय तैयार कर ली है। तो इस 25 लीटर में से मैं 5 लीटर बच्चे को पिलाता हूँ, 2.5 लीटर एक समय, 2.5 लीटर एक समय और 20 लीटर निकालता हूँ। तो किसान भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी जो भारतीय नस्ल है इनका हम सुधार करते जाएं तो जो विदेशी नस्ल हैं उनसे हमारा दूध भी अच्छा है और हमारे जो बच्चे हैं वो भी उनसे अच्छे हैं। और हमारा जो भारतीय दूध है A2, भारतीय नस्ल गाय का जो दूध है, A2 का जो दूध है वो आज के समय में लगभग 100 रुपये किलो बिकना चाहिए। वैसे गिर नस्ल का तो कुछ लोग 250 रुपये लीटर तक बेचते हैं और घी जो है वो 5000 रुपये किलो तक बेचते हैं। और गुजरात में तो कई लोग गिर नस्ल की गाय का घी बनाकर उसमें औषधियाँ मिलाकर, आयुर्वेदिक औषधियाँ मिलाकर उनका रेट तो 10,000 रुपये किलो से लेके और 5 लाख रुपये किलो तक जाता है। मैं बिल्कुल जानकारी के साथ ये बात बता रहा हूँ कि 10,000 रुपये किलो से लेके 5,000 रुपये किलो तक का, 5 लाख रुपये किलो तक का उनका घी बिकता है और जो लोग उसको इस्तेमाल करते हैं उन्हें पूरा फायदा मिलता है। विजेंद्र जी का खेती और पशुपालन को लेकर साफ फंडा है। वो कहते हैं कि पशुपालन में हर साल इजाफा होता है और ये इजाफा आपको कृषि में भी मुनाफा दिलाता है। किसान चाहे तो गोबर और गौमूत्र से खाद व कीटनाशक बनाकर भी अतिरिक्त आय ले सकते हैं। पिछले 10 साल से जितना कृषि और गोकुल वंश पर ध्यान दिया है इतना कभी ध्यान नहीं हुआ। और जो किसानों की आमदनी माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि दुगनी करनी है, तो दुगनी 22 का लक्ष्य था सरकार का। मुझे तो लग रहा है कि किसानों की आमदनी इस बीच में दुगनी हुई है। और इसके साथ साथ ही हमारे जो किसान भाई हैं वो खेती के साथ साथ बागवानी का भी कार्य कर रहे हैं, तो वो भी एक उनको अतिरिक्त लाभ है क्योंकि खेती के साथ साथ ही बागवानी तैयार हो जाती है और मौसम के हिसाब से जो हमारे फल हैं वो तैयार होते हैं। और अगर उनको ग्रेडिंग करके हम बेचें तो बहुत अधिक लाभ मिलता है और जो बचा हुआ माल है वो तो एवरेज के रेट में बिक जाता है। और कई जगह तो मैंने ऐसा देखा कि खेतों में खड़ा हुआ जो फसल है या फल हैं उसके ठेकेदार हैं, आपको उसको तोड़कर बाज़ार पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है। वो ठेकेदार ही आपसे ख़रीद कर और ख़ुद तोड़कर बाज़ार ले जाएंगे
और आपको पहले ही नगद पैसा दे देंगे सारा। तो आज तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी का जो सपना है किसानों की आमदनी जो दुगनी करने का जो लक्ष्य है वो पूरा हुआ है और ये किसानों की आमदनी बढ़ेगी, क्योंकि जैसे दूसरे उत्पादन या दूसरे लोगों की आमदनी बढ़ रही है, जो और बाकी जो लोग उत्पादन बनाते हैं उनकी आमदनी बढ़ती है, तो किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। विजेंद्र जी की तरह किसान अगर अपनी सोच को थोड़ा और विस्तार दे तो इससे उन्हें कई गुना मुनाफा तो होगा ही, साथ ही लोगों को आसानी से जैविक आहार भी मिल सकेगा। तो ये थे हमारे आज के सफल किसान। उम्मीद करते हैं इनकी कामयाबी को देखकर आप भी इनसे जरूर प्रेरित हुए होंगे। और बता दें, इसी के साथ आज के कार्यक्रम में भी बस इतना ही। चलते चलते एक विशेष जानकारी आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर और दोबारा आप हमारा ये कार्यक्रम देख सकते हैं। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, अगले अंक में फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।